Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. So let's start with The Hindu newspaper analysis of 22nd of November. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. Let's start with the analysis. The first topic that we have to discuss is about State Council of Ministers. Now, न्यूज़ ये है कि राजस्थान के अंदर रिसेंटली कैबिनेट रिशफलिंग की गई है जहाँ पर 15 न्यू मिनिस्टर्स को ओथ दिलाया गया है. नाउ ठीक है, सो हमें न्यूज़ से ज़्यादा आगे निकल के इश्यूज़ को अंदर देखना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट देखिए स्टेट के अंदर एक रियल अथॉरिटी होता है और एक नॉमिनल अथॉरिटी होता है. द रियल अथॉरिटी इज द चीफ मिनिस्टर एंड द नॉमिनल अथॉरिटी इज द गवर्नर. ठीक है, सो एज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द चीफ मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ एक और कंसेप्ट है कि व्हाट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट इज हेड ऑफ द स्टेट. नाउ हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है चीफ मिनिस्टर. आपको ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, सो जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ही इज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद गवर्नर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. तो देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग यूपीएससी के प्री में पूछा जा सकता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके अंदर कौन कौन आता है. तो फर्स्ट इज गवर्नर, देन कम्स चीफ मिनिस्टर एंड देन कम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फाइनली कम्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो आपको एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का इंपॉर्टेंस अच्छे से ध्यान रखना है बिकॉज ये ऐसा है जो नॉर्मली कोई मिस आउट कर सकता है. ठीक है, नाउ जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. देखिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो होती है 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. जितने भी एमएलएज टोटल उस स्टेट में हैं उसका 15% जो मेंबर्स हैं दे कैन बिकम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि वो कैबिनेट के अंदर आगे जाकर मिनिस्टर्स बन सकते हैं. बट मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 12 है, मतलब कम से कम किसी भी स्टेट में कम से कम 12 बंदे तो होने ही चाहिए जो कि काउंसिल के अंदर होंगे, और मैक्सिमम जो है 15% तक जा सकता है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज. तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है. उसका मतलब ये है कि ऑल द मिनिस्टर्स दे ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल देयर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी बिल पास होता है, कोई भी स्कीम अगर स्टार्ट होती है बाय एनी गवर्नमेंट, कोई भी स्कीम स्टार्ट की जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स पे या फिर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर जिसने उसको उस बिल को लेकर आया है सिर्फ उन पे नहीं होती है. देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरे के पूरे हाउस इंक्लूडिंग सारे के सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मेंबर्स जो कि कैबिनेट के अंदर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट में एक टर्म यूज किया जाता है दैट द इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे स्विम एंड सिंक टुगेदर. इसका मतलब क्या है कि दे स्विम टुगेदर, मतलब वो साथ में हमेशा रहते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सारे के सारे साथ में डूबते भी हैं. यानी कि कोई ऐसा नहीं होगा कोई एक डूबेगा फिर कोई दो डूबेंगे. अगर स्विम करेंगे तो सब साथ में, यानी कि सब सेफ रहेंगे तो सब साथ में, और सिंक करेंगे तो सबके सब साथ में. नाउ व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पास एक और ये एक लेजिस्लेचर बॉडी है. तो उसको एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए, यानी एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है जो एक्चुअली लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो लेजिस्लेचर के पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन. इसके अगेंस्ट जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट स्टार्ट किया जाएगा, देन ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल विल हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो. नाउ समझिए इस बात को. इंडिया के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दो कंसेप्ट हैं. ठीक है, अब देखिए मिनिस्टर्स इन दोनों में से कहीं से भी लिए जा सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है. अब अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वहां को उनको रिजाइन करना होगा, बट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो कि एज मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं उनको भी रिजाइन करना होगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Now let's talk about the next topic. It is about Electricity Amendment Bill 2020. Now आज जैसा आपको पता होगा ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, बट न्यूज़ में इसलिए है जैसा आपने पिछले 2 दिनों में सुना होगा कि रिसेंटली 3 फार्म लॉज जो थे हमारे उसको रिपील कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है. ठीक है, मतलब ये अलाउ कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि इन लॉस को हटा दिया जाएगा. लेकिन फार्मर्स का प्रोटेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है. क्यों खत्म नहीं हुआ है? उनके कुछ रीजन है. फर्स्ट रीजन ये है, उन्होंने पहली बात तो फार्मर्स ने ये बोली है कि जब ये सारे के सारे जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाएंगे, मतलब एक ऐसा लॉ पास हो जाएगा जो कि रिपील कर देगा, उसके बाद ही हम प्रोटेस्ट खत्म करेंगे. उसके अलावा फार्मर्स ने एक और कंडीशन डाली है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2020 वाला, इसको भी रिपील करो. ठीक है, इसको भी रिपील करने की बात की जा रही है. नाउ इसीलिए हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐसा क्या है जिसके कारण फार्मर्स को ऐसा बोलना पड़ रहा है. ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं. एम क्या है?
aim is to address the critical issues weakening the commercial and investment activities in the electricity sector. So इस एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर जितने भी क्रिटिकल इश्यूज हैं, क्रिटिकल मतलब जो कि ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, स्पेशली इन कमर्शियल यानी कि मनी से रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह इस पर्टिकुलर जो इसमें सेक्टर में हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी क्रिटिकल इश्यूज है उसको हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें. नाउ द करेंट चैलेंजेस, अगर हम जब प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की बात की गई, जब पता किया गया तो जो करंट चैलेंजेस हैं वो दे आर इन नेग्लिजेंस इन एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज. जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है उसके अंदर मेन प्रॉब्लम है. देखते हैं कहाँ कहाँ पर है. फर्स्ट इज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी ऑफ पावर जनरेशन. देखिए पावर जनरेशन तो इंडिया के अंदर काफ़ी होती है बट वो इनएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनली भी और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है. मतलब जिस पर्टिकुलर पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को हमें ₹10 में जनरेट करना चाहिए उसी के लिए हमारे इंडिया में ₹12 ₹13 तक लगते हैं. सो दिस इज इनएफिशिएंसी ऑफ पावर जनरेशन. इसके अलावा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज. देखिए इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन लॉस बहुत होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बहुत होता है. जब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स जो होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं टू अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड या फिर पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कहीं पर भी, तो देखा गया है कि 100 यूनिट जब मतलब ट्रांसफर किया जाता है उसमें से अराउंड 90 यूनिट ही पहुंच पाता है. मतलब 10 यूनिट्स का वहां पे ट्रांसमिशन लॉस है. तो यहाँ पर हमें बेटर तरीके से और बेटर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे ताकि बेटर टाइप के केबल्स लगाने होंगे, अच्छे मतलब चीज़ों को यूज़ करके, अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें इस ट्रांसमिशन लॉस को या तो कम करना होगा और आगे जाकर पूरी तरीके से अवॉइड करना जरूरी है. इसके अलावा एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई. अब देखिए पावर सप्लाई तो मिलती है लेकिन क्या सबको मिलती है? जी नहीं. बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया अभी भी है जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का 100% वो नहीं है, कवरेज नहीं है, और अगर है भी तो पूरे दिन में 1 या 2 घंटे के लिए आती है. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम स्टिल इन इंडिया. इसके बावजूद क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी नहीं है. जैसा हमने अभी बात किया कि 1 या 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इक्वल टू फुल डे इलेक्ट्रिसिटी. 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का बात चलती है. 24 इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलनी चाहिए, वो एक बेसिक राइट बन चुका है आज के टाइम में, लेकिन वो भी अभी बहुत जगहों पर नहीं मिली है. इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है इस सेक्टर्स में. आपने बहुत सारे चुनाव यानी इलेक्शन के टाइम में देखा होगा जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ये डिक्लेयर कर देती हैं कि अगर वो जीत जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगी या फिर ऐसा कुछ भी कर देती है. उसके कारण क्या होता है आगे जाकर डिस्कॉम्स को बहुत ज़्यादा मतलब घाटा होने लगता है. जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती हैं उनको घाटा होने लगता है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बोल दे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो बदले में पे करेगी उसका इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सिटीजन्स पे नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो पे करेगा ही, तो गवर्नमेंट पे करेगी. अब गवर्नमेंट जो पे करेगी उसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट टाइम से पैसा अगर नहीं देती है तो उसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है, उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है. तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसके अलावा लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. देखिए इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसमें ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, सिर्फ वही इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करती है. तो बहुत ही यहाँ पर लैक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का. अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करे तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है. इसके अलावा जो इंफ्रा है, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रा है, वो पब्लिक सेक्टर में बहुत ही इनएडिक्वेट है. मतलब देखिए प्राइवेट सेक्टर तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करता है, वो एफिशिएंटली काम करता है, लेकिन जैसा हमने बात किया जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर इनएफिशिएंसी है, मतलब अभी एफिशिएंसी की कमी है. तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करनी होगी ताकि बेटर वायर्स मतलब ला सकें हम, ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम हो एंड अलग अलग मैकेनिज्म्स को यूज़ कर सकें. इसके अलावा लैक ऑफ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. मतलब जो कंज्यूमर यानी कि हम जो यूज़ करते हैं हम डायरेक्टली इन गवर्नेंस बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. अगर हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें, जहां जहां प्रॉब्लम्स है उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करें, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करें, राइट, प्रेशर कॉज करें गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती हैं. अब देखते हैं इस पर्टिकुलर बिल के कुछ प्रोविजंस क्या क्या है. फर्स्ट इज कि यहाँ पर बोला गया है कि देखिए हर एक स्टेट के अंदर अपना एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है जो कि सेपरेट सिलेक्शन कमेटी होता है. मतलब हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग सिलेक्शन कमेटी होता है जो कि एससीआरसी को अपॉइंट करता है. लेकिन एक प्रपोजल दिया गया है कि अगर हम इन सारी सिलेक्शन कमेटी यानी कि हर एक स्टेट का अपना अपना सिलेक्शन कमेटी को हटाकर अगर हम सिंपली एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी बनाते जो कि नेशनल लेवल पे काम करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा. बिकॉज ये नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो क्या करेगा, ये डायरेक्टली हर एक स्टेट इलेक्शन कमिटीज़ को, जो जितने भी स्टेट सिलेक्शन कमिटीज़ हैं उन सबको डायरेक्टली ये गाइड कर सकता है एंड हेल्प आउट कर सकता है. ना यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्टेट के जो इलेक्शन कमिटीज़ हैं उनको हटाया नहीं जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा है. सिर्फ एक प्रपोज किया गया है कि नेशनल सिलेक्शन कमेटी को उसके साथ में बना दिया जाए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो एग्जिस्टिंग सेपरेट सिलेक्शन कमिटीज हैं उनके साथ रहो, उनको खत्म मत करो, लेकिन उनको स्टैंडिंग सिलेक्शन कमिटीज बना दो. स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट बना दो. इससे क्या होगा हर साल जब वैकेंसी वगैरह आएगी तो हर बार उसको फिल करने के लिए एक नया पोस्ट नहीं निकालना पड़ेगा. उसके
कारण क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपके पास वैकेंसी होती है, आपके पास फिर आपको एक एग्जाम कंडक्ट करना पड़ता है, एंड उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस वगैरह होता है। उस प्रोसेस को फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट उसके अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, उसके कारण बहुत दिनों तक वो पोस्ट जो है, वैकेंसी जो खाली रह जाती है, उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको स्टैंडिंग कमेटी बना दें तो इससे क्या होगा, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो उसका हमेशा जो उसका हेड हुआ करेगा। तो ये बोला गया है, प्रपोज किया गया है कि एक स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी मतलब इसको बनाकर उसके बाद हर एक स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसका जो चीफ जस्टिस होगा उसी को इसका हेड बना दो, राइट। ये बात इस पर्टिकुलर बिल के अंदर कही गई है, प्रपोज किया गया है। तो अगर ये बिल पास हो जाएगा फाइनली तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ लागू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात की गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है कि पैसे जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ बोल रहा है कि जब भी हम डीबीटी करेंगे यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी, साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज यानी कि डिस्कॉम से, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। कैसे, देखिए स्टेट का मेन काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का मेन काम यही तो है कि सब्सिडी को हर एक जगह पर पहुंचाना है, मतलब कम दाम में सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो अगर हम डायरेक्टली डीबीटी प्रोवाइड करें तो इट विल इंश्योर सब्सिडी रीचेस द पीपल हु आर एक्चुअली जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उन तक इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली पहुंच जाएगी। और सेकंड इज कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका क्लियर अकाउंट हो जाएगा, मतलब अकाउंट क्लियर हो जाएगा, मतलब उनको किसी को डायरेक्टली सब्सिडीज पे वापस में रीपे नहीं करना पड़ेगा उसको। अगर आप ऑलरेडी उनके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर कर दो तो आपको कुछ रीपे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। इसके अलावा इट विल बेनिफिट द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑल्सो। कैसे, देखिए अभी तक देखा गया है पिछले 4 से 5 सालों में या फिर पिछले लास्ट डेकेड में भी देखिए अगर, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लॉस में चलती हैं बिकॉज गवर्नमेंट उनको टाइम से पैसा पे नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम खत्म कर सके तो उसके लिए डीबीटी एक अच्छा मैकेनिज्म होगा, बिकॉज डीबीटी के थ्रू उन कंपनीज के अंदर भी डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। जितने लोगों को उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे वो एक रिपोर्ट बना के देगा कि मैंने इतने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है उनके लिए भी ठीक है। देखिए इसके अलावा 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर भी इंडिया उसका एक सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया ने उसको साइन किया था। उसके अंदर ये बोला गया था कि इंडिया जो है एक सेपरेट पॉलिसी बनाएगा ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मतलब घुमा सके, यानी उसकी तरफ से ज़्यादा ला सके। अभी तक इंडिया का ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कोल से होता है, बट इंडिया को कुछ भी करके कोल पे अपनी डिपेंडेंस को कम करना है और रेन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना है एज इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है इसी पर्टिकुलर सोर्स के अंदर बोला गया है कि इसके तहत अगर पेरिस एग्रीमेंट के तहत इस पर्टिकुलर बिल को जो लाया गया है इसमें एक मिनिमम परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा जहाँ पर कम से कम इतना इलेक्ट्रिसिटी रेन्यूएबल सोर्सेज से खरीदना होगा हर एक कंपनी को। कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है उनको रेन्यूएबल सोर्सेज से ही खरीदना होगा, ताकि इंडिया अपनी जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो उनका जो डील है एंड जो भी कमिटमेंट्स हैं उसको कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा अमेंडमेंट में ये भी बोला गया था कि टोटल 60 डेज का टाइम दिया जाएगा इन टैरिफ्स को चेंज करने के लिए, मतलब आपको जितने भी टैरिफ वगैरह चेंज किए जाएंगे, जो भी प्राइसेस चेंज किए जाएंगे इस बिल के अंदर, उसके लिए आपको 2 महीने यानी कि 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने 60 डेज तक नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि आप सबने कर लिया है, मतलब आपके पास 61st डे का टाइम नहीं होगा, आपको 60 दिनों के अंदर करना ही करना है, सिंपल। नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे रेट्स चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा सेंटर ने भी बोला है कि एक लोड डिस्पैच सेंटर बनाएंगे। यहाँ पर लोड है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी लोड का डिस्पैच है मतलब जो ट्रांसफर है उसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा टू ओवरसी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बिफोर द डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो डिस्कॉम्स है जब वो ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर म्यूनिसिपल बॉडीज को, तो उससे पहले उसको कुछ पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए एक लोड डिस्पैच सेंटर बनाया जाएगा जहां पर कुछ पैसा उनको पहले मिल जाएगा और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे एंड उसके बाद बाकी पैसा मिलेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, दोनों के लिए विन विन रहेगा। नाउ इसके अलावा एक और चीज बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी यानी कि ईसीईए बनाने की बात की गई है, जो कि रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट वो इसको हेड करेंगे। इनके पास पावर होगा टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स एज डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सिविल कोर्ट की पावर दिए जाएंगे। नाउ इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। इसके आप नाम से देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा उसको इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पे साइन किया जाता है। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जाता है बिटवीन अ जनरेटिंग कंपनी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है। इसके अलावा जो भी डिस्कॉम्स है यानी कि जो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंस है, तो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाकर प्रोड्यूस करके अपने डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसी को उसको सेंड कर देती है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसी है वो आगे जाकर अलग अलग जगहों पर इस चीज़ को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग जितने भी अथॉरिटीज़ के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उन सबको प्रॉपर्ली इन्फोर्स करने के लिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है प्रॉपर्ली इन्फोर्स हो, सब उसको प्रॉपर्ली फॉलो करे, उसके लिए बॉडी बनाने की बात की गई है। अभी तक देखिए हमारे पास 2 बॉडी ऑलरेडी है, सेंट्रल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और एक स्टेट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, लेकिन इन दोनों के पास ही सिविल कोर्ट की पावर नहीं है।
तो बात की गई है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इसको अगर हम सिविल कोर्ट की पावर दे दें तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल लेवल पे हैं और स्टेट लेवल पे जो बॉडीज इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये भी प्रपोज किया गया है कि इनको आप हाई कोर्ट की पावर दे दो, हाई कोर्ट तक की पावर दे दो, ताकि कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजंस में कोई भी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, मतलब कि कोई भी कोर्ट की बात नहीं मानता है, तो उसके अगेंस्ट क्या क्या पनिशमेंट्स वो दे सकते हैं, वो हाई कोर्ट लेवल तक दे सकते हैं ये रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, तो ये सब अभी प्रपोजल्स हैं, ये प्रपोज किया गया है सब देने के लिए। इसके अलावा पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया है ताकि नॉन कंप्लायंस कम से कम हो और नॉन कंप्लायंस हो ही ना, ताकि सब जो है प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। इसके अलावा प्रोविजंस हैव दे हैव बीन आल्सो बीन एडेड टू फैसिलिटेट एंड डेवलप ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी विद अदर कंट्रीज। इंडिया जो है सिर्फ मतलब इंट्रा कंट्री नहीं, बाकी किसी कंट्री के साथ भी अगर कोई ट्रेड करना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस ऐड किए गए हैं इस बिल में। तो ये था सारा का सारा बिल। आपने इस बिल को देखा होगा कि काफी मॉडर्न एंड काफी अच्छा बिल है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि हम कोल पे अपने डिपेंडेंस को कम कर सके और धीरे धीरे रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा सके ना। उसका प्रॉब्लम क्या है, फार्मर्स क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि इसको रिपील कर देना चाहिए। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये सेंट्रलाइज्ड हो गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी की सारी पावर यहाँ पर अपने हाथों में ले ली है। बट जैसा आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि जो सेवंथ शेड्यूल है उसके अंदर टोटल 3 लिस्ट है, 1 2 3। तो 1 के अंदर यूनियन की सारी पावर्स है, 2 के अंदर स्टेट की सारी पावर है और 3rd के अंदर कंकरेंट पावर्स है। तो जो 3rd कंकरेंट पावर है, जिसके अंदर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है, उसके अंदर सारी की सारी ये पावर यूनियन ने ले ली है, जबकि हर एक स्टेट का अपना अपना खुद का ऑलरेडी लॉ था। नाउ इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे फार्मर्स को प्रॉब्लम क्या है। फार्मर्स को प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर फार्मर्स को एंड एग्रीकल्चरिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, या फिर बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर पावर स्टेट से लेकर के सेंटर को दे दिया जाएगा तो क्या होगा, क्या गारंटी है कि सेंटर भी सेम टाइप ऑफ सब्सिडी या फिर सेम फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा लोगों को? जी नहीं, ये गारंटी नहीं है। इसीलिए फार्मर ये वो चाहती है, फार्मर्स ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल को भी अभी रिपील कर दिया जाए, ताकि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड्स हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलती रहे। ओके, तो आई होप आपको ये इशू अच्छे से समझ आ गया हो। ये इशू हमारे फार्म लॉ से रिलेटेड था और यहाँ पर हमने इस इशू को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्यों फार्मर्स चाहते हैं कि इसको भी रिपील किया जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज अबाउट आईएनएस विशाखापट्टनम। रिसेंटली इसको कमीशन किया गया है टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को इसको दे दिया गया है। ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है जो कि इंडिया के अंदर बना है। ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ का मतलब है जो कि छुपकर कहीं पर भी पहुंच सकता है, मतलब जब ये पहुंचेगा तो कोई और रडार या फिर कोई शिप इसको नोटिस नहीं कर पाएगी। इसके अलावा एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर विशाखापट्टनम शिप के ऊपर कुछ मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स लगाए जाएंगे। मतलब डिस्ट्रॉयर भी एक टाइप का शिप है। देखिए, डिस्ट्रॉयर एक टाइप का शिप है जिसको मतलब डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखने वाले ऐसे मिसाइल्स जो हैं वो आईएनएस विशाखापट्टनम के ऊपर लगाए जाएंगे। और ये मिसाइल जो होंगे वो गाइडेड होंगे, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर टारगेट का पीछा करके उसको मार सकते हैं, उसका टारगेट को पीछा करके उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज द शिप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इंडिजीनियस स्टील, जिसका नाम है DMR 249A। नाउ DMR 249A या फिर कोई भी ऐसा टर्म जो कि जिसके नाम से पता नहीं चलता कि वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि DMR 249A रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ व्हाट, राइट। ऐसे क्वेश्चंस अभी आपने 2021 में भी देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं लगातार। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो है इट इज अमंग्स द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कि इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। देखिए, इंडिया के अगर इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की बात करें तो 1990s में इंडिया ने अपना खुद का बनाना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पहले उसने प्रोजेक्ट 15 क्लास स्टार्ट किया, जिसके अंदर 3 शिप्स बनाई, जिसमें पहला शिप का नाम था INS दिल्ली। ठीक है, उसके बाद 15A आया जिसके अंदर कोलकाता क्लास था, और थर्ड अभी प्रोजेक्ट 15B है। ठीक है, 15B अभी आया स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर INS विशाखापट्टनम है। आई होप आपको तीनों का ये हो गया, वो समझ आ गया होगा। इसके अलावा 15B के अंदर विशाखापट्टनम तो फर्स्ट है, लेकिन टोटल 4 वॉरशिप्स है। विशाखापट्टनम, मोरमगांव, इम्फाल एंड सूरत, चारों ही सिटीज के नेम पे नाम दिए गए हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ये डिस्ट्रॉयर्स के नेम है जो कि अगले फर्स्ट बन चुका है, बाकी 3 अभी धीरे धीरे बन रहे हैं। नाउ अगर हम रीच एंड एंड्योरेंस की बात करें, रीच का मतलब क्या है कि कितनी दूर तक ये अपने मिसाइल्स को फायर कर सकता है, फिर एंड्योरेंस का मतलब है कि कितनी देर तक ये मैक्सिमम स्पीड पे या फिर एक पर्टिकुलर स्पीड पे कितनी देर तक ये चल सकता है। उसकी बात करें तो जो हमारा INS विक्रमादित्य है उसके बाद सेकंड बेटर मतलब सेकंड बेस्ट जो हमारा शिप है वो यही है। ठीक है, तो INS विक्रमादित्य जैसा हमें पता है कि वन ऑफ द बेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पर जो है वो INS विशाखापट्टनम ही है। ये मुंबई में एक माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, वहीं पर इसको बनाया गया है एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2011 के अंदर साइन किया गया था।
ठीक है। इसके अलावा देखिए ये शिप्स जो हैं दे आर अमंग द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस शिप है ये, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स लगाए गए हैं, सेंसर पैकेजेस लगाए गए हैं, एडवांस स्टेल्थ फीचर्स लगाए हैं और बहुत सारा ऑटोमेशन लगाया गया है। मतलब इसको 24 घंटे पायलट की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये क्रूज कर सकता है, अपने आप ही चल सकता है। इसके देखिए इसके ऊपर ब्रह्मोस को भी आप लगा सकते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हमारे पास है, जो कि इंडिया ने रशिया ने साथ में मिलकर बनाया है, उसको भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जो सरफेस से एयर की तरफ टारगेट किया जाता है, वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंडिजिनियस वेपन्स हैं, जैसे कि टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर्स एंड 76 का सुपर हैबिट गन माउंट। ये सारे के सारे इंडिजिनियस वेपन्स हैं जो भी इन सबकी आईएनएस विशाखापट्टनम के ऊपर लगाया जा सकता है। देखिए इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराउंड 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की है, बिकॉज हमारा जो टोटल कोस्टल एरिया है वो 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा का है। तो इस पूरे एरियाज में इंडियन नेवी को अपने अच्छे से अपने अच्छे अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ पर पूरी हर रीजन को गार्ड करना होता है। एंड इसके अलावा अराउंड 1100 ऑफशोर आइलैंड्स हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट, ये लक्षद्वीप हो गया हमारा, सॉरी अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर इंडियन नेवी का प्रेजेंस है, उन सब एरियाज में संभालना होता है, जिसमें अराउंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, इन सब एरिया को हमें संभालना होता है। अभी जो प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर चाइना अपने क्लेम को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में, फिर देन इंडियन पैसिफिक के रीजन में आ रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर इंडियन नेवी है, इंडियन नेवल पावर है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इंडियन नेवी का स्ट्रांग होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए इससे पहले ऑलरेडी 2 और प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75। देखिए जो प्रोजेक्ट 75 था वो भी इंडियन नेवी के अंदर है। इसके अंदर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाए गए थे, जो कि हमने फ्रांस से लिए थे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और 75I ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए पहली बात तो ये इंडिजिनियस यानी कि इंडिया खुद बना रहा है। इसके अलावा ये सबमरीन्स है जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का ऐसे सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है? देखिए कोई भी अगर शिप है, उसको जब वो क्रूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी की भी नजरों में आ जाएगा, बिकॉज इसको अपने कंबशन के लिए, देखो इस शिप को आगे चलने के लिए कंबशन करना होता है, मतलब फ्यूल जलाना होता है। फ्यूल जलाने के लिए जो एक चीज़ चाहिए वो है ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को लेते रहने के लिए इसको टॉप पे रहना पड़ता है, मतलब हवा के कांटेक्ट में रहना होता है। किसी तरीके से अगर हवा ऑक्सीजन जो है अगर वो मतलब पानी के नीचे आ जाए और ये सबमरीन खुद पानी के नीचे चल सके, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेल्थ हो जाएगा, मतलब कोई भी इसको वो नहीं कर पाएगा, पता नहीं कर पाएगा। राइट, इसी चीज़ को देखने के लिए इसके ऊपर एक नोजल्स लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जहाँ पर ये नोजल्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे पूरा शिप जो है अंडर वाटर चला जाता है। सिर्फ ये नोजल कुछ देर के लिए बाहर आता है, अपने अंदर ऑक्सीजन मतलब यहाँ से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और फिर से वापस के अंदर चला जाता है। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा शिप हमेशा अंडर वाटर रहता है, उसके कारण कोई भी इसे मतलब देख नहीं पाता है, कोई भी इसको कैच नहीं कर पाता, और ये स्टेल्थ मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली यूज कर पाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इसे काफ़ी एक्सप्लेन में डिटेल करने की कोशिश की है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इट इज अबाउट डेमोक्रेसी समिट। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, उन्होंने बोला है कि वो वर्चुअली 9 एंड 10 दिसंबर को एक समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्ट करेंगे। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज मिस्टर मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी अभी रिसेंटली बोला है कि हो सकता है कि वो भी शायद डेमोक्रेसी समिट में पार्टिसिपेट कर लें। देखिए जब ये अनाउंस हुआ था उसके अंदर 3 थीम्स के बारे में बोला गया था, अथॉरिटेरियनिज्म, करप्शन और ह्यूमन राइट्स। इन तीनों चीज़ों पर काम किया जाएगा जो कि डेमोक्रेसी के मेन पिलर्स हैं। ठीक है, द समिट विल गैदर टुगेदर हेड्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट्स वगैरह जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये सब है, जितने भी मेन बॉडीज हैं वो सब आएंगे, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी आएगी, फिलेंथ्रोपिस्ट आएंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि चैरिटी वगैरह करते हैं, जो जो लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, उन्हें कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसके अंदर इन्वाइटेड है। द समिट इज सीन एज अ वन वे टू काउंटर ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो बाइडन ये पर्टिकुलर जो कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं, हो सकता है कि चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। नाउ देयर वुड बी कंट्री वाइज कमिटमेंट्स मेड एट द फर्स्ट समिट। देखिए 2021 का जो समिट है, दिस इज द फर्स्ट समिट, आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट हो रहा है, जो कि यूएसए वर्चुअली करवा रहा है। ठीक है, सो ये इसका कोई वो नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, वर्चुअली हो रहा है ये। और ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे क्या है ना, जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे सबको कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स करने होगा कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 2022 में इसी चीज़ का प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि जो भी 2021 में जितने भी कमिटमेंट्स किए गए हैं वो प्रॉपर्ली कौन उसमें कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसी के लिए सेकंड समिट अगली बार 2022 में होने की बात की गई है। कहाँ पर होगा वो हम बाद में देखेंगे, जब भी उसका होस्ट नेशन जब भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये बात की गई है 2022 के अंदर इसका डेमोक्रेसी समिट का नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग होगी। फर्स्ट मीटिंग 2021 के अंदर हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज़ समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर फॉर अर्बन पुअर। देखिए
अब पहले तो एक टर्म समझिए, अर्बन पुअर का मतलब क्या है। अर्बन का मतलब होता है ऐसे एरियाज जो कि शहरों में रह रहे हो, ठीक है, शहरों में रहते हैं, उसे अर्बन एरियाज कहते हैं। और पुअर का मतलब है गरीब। तो ऐसे पुअर लोग जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अर्बन पुअर। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म सिंपली क्लियर हो जाएगा। नाउ न्यूज़ में ये इसलिए है कि रिसेंटली एक स्टडी किया गया है, उसके अंदर ये पाया गया है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज ईयर ऑफ लाइफ। एवरेज ईयर ऑफ लाइफ मतलब कि कोई पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी बॉर्न हुआ है, वो कितने सालों तक जिंदा रह सकता है, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में वो स्टडी किया गया है, उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी हो सकती है। बोला गया है कि अगर अर्बन एरिया से अगर हम कंपेयर करें, तो जो मतलब पुअर एरियाज है, जो कि उसमें 9.1 ईयर्स मैन और 6.2 ईयर्स वुमेन इतने कम जीते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर मैन जो है, एक अर्बन काउंटर पार्ट से 9 ईयर्स कम अपने उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब 9 साल पहले उसकी डेथ हो जाती है। और एक वुमेन में ये 6 साल के आसपास में है। 1/3 ऑफ इंडियाज पीपल नाउ लिव इन अर्बन एरियाज। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल इंडिया का 33% पॉपुलेशन जो है, वो ऑलरेडी अर्बन एरियाज में आ चुका है। और ये धीरे धीरे रैपिडली ग्रो हो रहा है। 1960 की बात करें, अराउंड 18% जो लोग थे वो अर्बन एरियाज में थे। 2001 में अराउंड 28% जो थे अर्बन एरियाज में थे। और 29 में जब लास्ट टाइम ये चेक किया गया, तो अराउंड 34% से ज़्यादा लोग जो थे वो ऑलरेडी अर्बन एरियाज में आ चुके थे। बट इस 34% के अंदर भी 1/3 यानी कि ऑलमोस्ट 30% जो हैं, वो पुअर हैं, पुअर पर्सन है, जो कि अर्बन एरियाज के अंदर रह रहे हैं, जिसको अभी हमने अर्बन पुअर टर्म दिया था। नाउ इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि पहली बात तो जो पुअर लोग हैं, उनके ऊपर डिजीज बर्डन बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर डिजीज बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जो अर्बन हेल्थ गवर्नेंस है, वो बहुत ज़्यादा क्योटिक है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर कि क्या करना है। देखिए, ऑल द मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो बहुत है। अगर आप देखेंगे अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे और बेटर डॉक्टर्स वगैरह प्रेजेंट है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब प्रॉपर्ली आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उसके कारण जो चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं अर्बन हेल्थ गवर्नेंस के लिए। मतलब ठीक है, अर्बन एरियाज में जो पुअर लोग हैं, वो अपनी हेल्थ पे प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन हो जाता है पुअर के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण और साथ में अर्बन लोकल बॉडीज जो है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम करती है हेल्थ केयर के अंदर। उसके कारण ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं। अभी रिसेंटली आयुष्मान भारत नाम की एक स्कीम ऑल्दो लॉन्च तो कर दी गई है, बट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऐसे भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं, जब जहाँ पर कोई पुअर्स जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनका इलाज करने से मना कर दिया जाता है। ठीक, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू टैकल नाउ। नाउ इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस। मतलब कम्युनिटी लेवल पे हमें अपने पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस को इंक्रीज करना होगा। इसके अलावा वी नीड टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक डेटाबेस ऑन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। पूरे इंडिया के जो हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस, देखिए, हेल्थ बीइंग हेल्दी एंड बीइंग न्यूट्रिशियस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हेल्दी का मतलब है कि हाँ, कोई पर्सन हेल्दी हो सकता है, बट न्यूट्रिशन का मतलब है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशियस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा को मॉर्बिडिटी ऑफ द डाइवर्स एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन, मतलब हमारी पॉपुलेशन जो है ऑल तो साथ रह रही है, बट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा फैल रही हैं, कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उन सब के बारे में एक प्रॉपर डेटाबेस होना बहुत जरूरी है इंडिया के अंदर। इसके अलावा देखिए, हमें पता है कि अर्बनाइजेशन बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है। अभी हमने पिछले उसमें देखा 18% से हम ऑलमोस्ट 34% पहुंच चुके हैं अराउंड लास्ट हाफ सेंचुरी के अंदर। मतलब 50 सालों के अंदर हम ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं अपने अर्बन पॉपुलेशन को। नाउ द नंबर ऑफ अर्बन पुअर इज ऑल्सो, मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो अर्बन पुअर है, दे आर ओनली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। धीरे धीरे ये भी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ऑल द पॉपुलेशन जो है विलेज की से अर्बन एरियाज की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पुअर लोग हैं वो भी जाकर अर्बन एरियाज में रहेंगे, तो धीरे धीरे इनकी अमाउंट भी बढ़ेगी। तो अ वेल फंक्शनिंग, बेटर कोऑर्डिनेटेड एंड गवर्न हेल्थ केयर सिस्टम इज क्रूशियल एट दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुअर्स लोग अगर अपना विलेजेस छोड़ के अर्बन एरियाज में एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको वो बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। वो बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर उनको मिलनी भी चाहिए, राइट। जितने बेटर तरीके से वहाँ पर जाएंगे, बेटर जितने अच्छे से वो इक्विप्ड होंगे, उतना अच्छे उनको वहाँ पर उतने अच्छे तरीके से वो अर्बन एरियाज में रह पाएंगे। नाउ कोविड पैंडेमिक जो आया था, इट हैज़ ब्रॉट टू अटेंशन द नीड फॉर अ रोबस्ट एंड रिसोर्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम। जैसा आपको पता है, इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम जो है पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ब्रोक हो चुकी थी कोविड के, स्पेशली सेकंड कोविड के टाइम में। ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं था हमारे पास, राइट, प्रॉपर हमारे पास पीपीई किट्स एंड जितने भी अदर असेंशियल कमोडिटीज थे, उनकी कमी हो गई थी हमारे पास। यहाँ तक कि प्रॉपर वैक्सीनेशन का हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन नहीं थे। हम दूसरे कंट्रीज पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे, जो कि आप मतलब जब आप किसी और पे डिपेंडेंट होते हो, तो आप उनकी मर्जी पे होते हो। अगर आपको वो प्रोवाइड करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइड ना करें तो आप फंस जाते हो, राइट। सो ये सब चीज़ों को जब देखते हो कोविड से हमने ये सब चीज़ें सीखा है
हमें इन सब चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, हमें इन चीज़ों को अभी एड्रेस करना होगा ताकि आगे जाकर जो मोस्ट वल्नरेबल एंड अदर क्रिटिकल सर्विसेज है, ये सब जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन और अदर क्रिटिकल सर्विसेज है, उनको ऊपर ऐसा सेम टाइप का प्रेशर दोबारा ना आए। और कोविड जैसा, वैसे तो ऐसा कुछ आए ही ना, बट जब बस बाई चांस अगर कोविड जैसा कोई भी और पैंडेमिक दोबारा आता है तो वी शुड बी वेल इक्विप्ड। ठीक है, हमें एज अ ह्यूमैनिटी वेल इक्विप्ड रहना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे जाकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। राइट, अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसी पैंडेमिक्स लगातार आती रहेंगी एंड पीपल विल दे फॉल्टर। अगर हेल्थ केयर सिस्टम ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा तो पीपल फॉल्टर फॉल्टर कर जाएंगे। सो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्बन एरियाज़ में स्पेशली पुअर्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं नहीं हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इनकम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जो कि हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम अर्बन एरियाज़ में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर टुडे। एज रिवीजन आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में देने हैं। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्सेस में दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। Second is Electricity Bill 2020 talks about forming National Selection Committee by replacing the State Selection Committee. Next is Electricity Enforcement Contract Authority यानी कि ECEA, ठीक है, is to be headed by retired High Court judges. Fourth is Project 75I is a air independent propulsion submarines. Next is Joe Biden यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, he is hosting second democracy summit in 2021. Next is according to a recent study, more than 1/3 of India's population now lives in urban areas. ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप अटेंड कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। नाउ जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आपने कल देखा होगा। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ डीजीपी कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ये गलत स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो होते हैं, और डीजीपी ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इसके अलावा कुछ अदर हाई रैंक पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं जिनके इनपुट्स को अच्छा माना जाता है, उनको बुलाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू गिल्ट अकाउंट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने देखा होगा गिल्ट अकाउंट जो है सिर्फ आरबीआई के अंदर खोला जा सकता है, और ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैशे। सैशे इज अ न्यू ड्रोन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। सैशे एक नया प्रोजेक्ट है, राइट, एक नया इक्विपमेंट है, इट इज नॉट अ ड्रोन। नेक्स्ट इज कोविन ऐप हैज बीन मेड एक्सक्लूसिवली फॉर कोविड। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कोविन ऐप को इस ऐप को पहले ऑलरेडी पोलियो के लिए और अलग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और रिसेंटली इसको मॉडिफाई किया गया है ताकि इसको कोविड के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट इज हर घर दस्तक कैंपेन टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू एवरी डोर स्टेप। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ये आपको याद होगा, ये वैक्सीनेशन ड्राइव से रिलेटेड है, जहां पर ऐसे पर्सन जिन्होंने अभी एक भी डोज नहीं लिया है वैक्सीनेशन का, उनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज लेने के लिए मोटिवेट किया जाए, और ऐसे पर्सन जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है बट सेकंड डोज नहीं लिया, उनको सेकंड डोज लेने के लिए मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट इज यूनियन लॉ मिनिस्टर सबमिट्स रिकमेंडेशन टू ट्रांसफर जस्ट टू द प्रेसिडेंट। जी नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। देखिए, जो हमारा लॉ मिनिस्टर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सेंड करता है ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन, और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट को सेंड नहीं करते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।